मैं जलेंद्र कुमार शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है इस समय। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2019 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन अर्थात 3 लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। भारत सरकार इसे 2024-25 तक $5 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंचाना चाहती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका व चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। विश्व के विभिन्न देशों को प्राय 2 भागों में बांटा जाता है, एक विकसित देश और दूसरा है अल्प विकसित देश या कम विकसित देश अथवा विकासशील देश, जिसे हम संक्षेप में DC एंड LDC भी कहते हैं। ये वर्गीकरण प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया गया है। आज भी विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO इस वर्गीकरण को मानता है, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है वो इसको नहीं मानते। इस वर्गीकरण के सहारे भारत व चीन, कुछ अन्य देश अमेरिका से उनके देशों पर लगे आयात शुल्कों में कमी चाहते हैं, क्योंकि वे विकासशील मुल्क हैं। इसलिए विश्व के कपीते धनी मुल्कों को या धनवान देशों को अपने को विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल करने की छूट नहीं दी जा सकती, ऐसा मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। विश्व बैंक के द्वारा देशों के नए वर्गीकरण में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उन्हें 4 समूहों में बांटा गया है। पहला है कम आय वाले देश, अर्थात जिनकी आय $1005 से कम है प्रति वर्ष। नीची मध्यम आय वाले देश, अर्थात जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1006 से $3955 प्रति वर्ष तक है। तीसरा है ऊपरी मध्यम आय वाले देश, अर्थात $3956 से $12,235 तक जिनकी इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो ऊपरी मध्यम आय वाले देश कहलाते हैं। और चौथा है ऊंची आय वाले देश। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष $12,235 से अधिक है, वो ऊंची आय वाले देश कहलाते हैं। 2019 में भारत $2200 प्रति व्यक्ति आय के कारण दूसरे समूह नीची मध्यम आय वाले समूह में शामिल किया गया है। विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय GNP अर्थात GNI $1570 मापी गई थी। चीन में ये $7400 थी। चीन को मध्यम आय श्रेणी के देशों में गिना जाता है, जिसकी प्रति व्यक्ति आमदनी $1006 से $3955 के बीच आंकी गई है। आजकल प्रति व्यक्ति आय का आकलन PPP परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2014 के लिए इस आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय $5,630 थी, चीन की $13,170 रही और अमेरिका की $55,900 रही व नॉर्वे की $67,100 आंकी गई थी।
भारत की प्रति व्यक्ति आय पीपीपी के आधार पर उसके विनिमय दर के आधार से 2014 में 3.6 गुनी ज़्यादा थी। पीपीपी आधार का आशय ये होता है कि भारत में $1000 में जो 100 वस्तुएं सेवाएं आती है, उनके अमेरिका में सामान्यतः लगभग $3600 लगते हैं। अब चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में है, तो हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मतलब किस अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। निर्धन देशों को प्राय पिछड़ा हुआ, अल्प विकसित, अविकसित अथवा विकासशील आदि नामों से संबोधित किया जाता है। हम यहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के अनुसार पूर्व में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का आशय उन देशों से लगाया जाता था जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व पश्चिमी यूरोप की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से कम होती थी। चूँकि ये परिभाषा अल्प विकसित देशों की गरीबी की ओर सूचित संकेत करती है, हो सकता है कि प्रति व्यक्ति नीची आय प्राकृतिक साधनों के अभाव के कारण हो। इसलिए अर्थशास्त्र की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एक विकासशील या कम विकसित देश को कई संकेतों के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जिनमें आय है, साक्षरता है, जीवन प्रत्याशा आदि शामिल होते हैं। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री व अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और विकास अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश भगवती, जो भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि अल्पविकसित देशों की समस्याओं का सार पिछड़े शब्द से ज़्यादा अच्छी तरह प्रकट होता है। उन्होंने जो परिभाषा दी है वो उपयुक्त परिभाषा से काफ़ी मेल खाती है। ये देश ऊंची आमदनी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, अपनी संभावित आय के स्तरों की तुलना में भी अल्पविकसित पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ देश अन्य देशों की तुलना में निर्धन होते हैं। इस प्रकार प्रोफेसर भगवती ने इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया कि अनेक देश इस अर्थ में अल्पविकसित है कि उन्हें आमदनी के वर्तमान स्तर विकसित राष्ट्रों के स्तरों की तुलना में काफ़ी नीचे पाए जाते हैं। मतलब जगदीश भगवती जी ने भी आय के आधार पर ही अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है। सैमुअलसन व नॉर्डहाउस के अनुसार एक विकासशील देश का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि उसकी प्रति व्यक्ति आय नीची होती है। इसके अलावा विकासशील देशों में प्राय लोगों का स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, उनमें साक्षरता का स्तर बहुत नीचा होता है, वे व्यापक कुपोषण के शिकार होते हैं तथा उनके पास काम करने के लिए पूंजी की कमी होती है। कई निर्धन देशों में कमज़ोर बाजार, कमज़ोर सरकारी संस्थाएं होती है, इनमें भ्रष्टाचार व नागरिक संघर्ष की कंडीशन देखने को मिलती है। इन देशों में प्राय जनसंख्या की वृद्धि दर काफ़ी ऊंची होती है, लेकिन यहाँ से जनसंख्या का बाहर प्रवास होता रहता है, विशेषतः दक्ष श्रमिकों का। इस प्रकार हम सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि एक विकासशील देश वह देश होता है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय नीची होती है, लोगों का जीवन स्तर नीचा होता है, शिक्षा का स्तर कम होता है, स्वास्थ्य का स्तर कम होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कई सदियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन, पिछड़ी हुई और अल्पविकसित बनी रही है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से विशेषकर पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के बाद सरकार ने आर्थिक विकास के लिए भारत में कई सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसके कारण वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पविकसित अर्थव्यवस्था न कह करके एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहना अधिक सार्थक होगा, उपयुक्त होगा। आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन के चिन्ह भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं भारत में।
भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी विकास की काफ़ी संभावनाएं मौजूद है। भारत अल्प विकसित देशों में सबसे ज़्यादा विकसित देश माना जा सकता है। इसका अभिप्राय ये है कि स्वयं अल्प विकसित देशों में भी विकास की दृष्टि से काफ़ी अंतर पाया जाता है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई अल्प विकसित देश अल्प विकसित अवस्था से निकलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत की स्थिति विकास की दृष्टि से इन देशों से काफ़ी अच्छी, उत्तम मानी गई है या मानी जाती है। यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील कही जाने वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ गई है, तथापि विकसित और समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इनमें आज भी अल्प विकास के कुछ चिन्ह देखने को मिलते हैं। अतः हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन दो आधारों पर करते हैं, एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में और एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में।